ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ा, दैट वाज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू NCERT. So let's start with the transportation of carbon dioxide. CO2 is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin, about 20 to 25%. This binding is related to the partial pressure of carbon dioxide. PO2 is a major factor which could affect this binding. When PCO2 is high and PCO2 is low, as in the tissue, more binding of carbon dioxide occurs, whereas when the PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli dissociate. पहले जो हमने बात की थी वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात की थी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन और डिसोसिएशन की। तो बहुत ध्यान से सुनना, कंडीशन वही है बट ऑपोजिट्स हैं। सो हियर सबसे पहली चीज कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किन किन कंडीशंस के साथ होता है और किस किस की सहायता से होता है। सबसे पहले जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला फैक्टर यानी कि पहली चीज जो मदद करता है दैट इज प्लाज्मा। 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व होके टिश्यू सेल एल्वियोलाई तक आ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है तो प्लाज्मा में वो डिसॉल्व होके और आसानी से एल्वियोलाई तक आ जाती है और हम उसको एक्सेल आउट कर देते हैं। 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस की सहायता से होता है। 70% किसकी सहायता से होता है? बाइकार्बोनेट आयंस की सहायता से होता है, और इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है दैट इज सोडियम। सो जो रिएक्शन बनता है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और कितनी परसेंट? 70%, 70%। अब यहाँ पे बची 23% कार्बन डाइऑक्साइड। ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन काम में आता है। अब ये जो सारी कंडीशन लिखी हुई है इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे करेगा? सबसे पहला ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेरी को सॉल्व करते हैं। हीमोग्लोबिन में दो चीजें हैं, हीम एंड ग्लोबिन। व्हाट इज ग्लोबिन? ग्लोबिन इज प्रोटीन और चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इज अ ग्लोबिन और प्रोटीन और चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अब हमें यह पता है कि अमाइनो एसिड हैं तो अमाइनो ग्रुप होंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से यानी कि प्रोटीन पार्ट या अमाइनो एसिड से जुड़ता है, और यहाँ पे अमाइनो एसिड से जुड़ने के कारण, अमाइन ग्रुप से जुड़ने के कारण क्या बनता है? ये कार्ब अमाइनो या अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। और जो हीम है वो किसको बाइंड करेगा? वो बाइंड करेगा ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे प्रोटीन के साथ क्या जुड़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर हीमोग्लोबिन है तो वो क्या दोनों गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन पैरेलली कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब यहाँ पे जो हीम है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, उसी वक्त जो ग्लोबिन पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पकड़ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, बट परसेंट लेवल अलग अलग है, साइट्स अलग अलग है। अब पहली चीज, जब
कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो जो जगह है दैट इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी कि कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे वो जैसे जैसे जाता है लंग्स के पास, एल्वियोलाई लेवल पे आता है, तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यानी कि कार्बन और हीमोग्लोबिन अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएशन का एक बहुत बड़ा कारण है हीमोग्लोबिन को मिलने वाला ऑक्सीजन। जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को देखता है कार्बन डाइऑक्साइड को भूल जाता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब चीज़ें एल्वियोलाई लेवल तक पहुँचती हैं तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन तुरंत बाइंड कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट करने में हीमोग्लोबिन के साथ किसका रोल आया, किसका रोल आया, ऑक्सीजन का रोल आया। और जब ऑक्सीजन का रोल आया तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ पे ये जो एसोसिएशन है और डिसोसिएशन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये ऑक्सीजन के कंडीशन में भी था और कार्बन डाइऑक्साइड के कंडीशन में भी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक्स place, example CO2 which is bounded to hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli। जो बात मैंने अभी आपको बताई कि जो बाउंडेड है वो कहाँ पे आ गई है, एल्वियोलाई लेवल पर आ गई है। RBC contain a very high concentration। अब यहाँ पे उस 23% की बात तो खत्म हो गई, एल्वियोलाई तक आ गई और बाहर चली गई। 7% कैसे गई, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो के चलेगी क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। अब जो बची हुई है 70% वो आरबीसी की सहायता से ट्रांसपोर्ट की जाती है। आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि आरबीसी में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आरबीसी में जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये प्लाज्मा में नहीं होता, बिल्कुल होता है, बट इसकी क्वांटिटी यानी कि ये बहुत ही कम मात्रा में प्लाज्मा में मौजूद रहता है। तो इसी कारण जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई लेवल तक आने लगती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, 70% है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, तो ये चली जाती है आरबीसी में और वहाँ पे मिलता है इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में प्लाज्मा में ये एंजाइम प्रेजेंट है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ द डायरेक्शन। रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, बोथ का मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट की बात हो रही है, 70% की। किसके साथ रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इन द आरबीसी। ये पूरा रिएक्शन आरबीसी में हो रहा है। क्या बना ये H2CO3, क्या है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तुरंत टूट जाता है और ये टूटता है फिर उस सेम एंजाइम की प्रेजेंस में, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, और यहाँ पे बन जाता है बाय कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस। यहाँ पे क्या बन जाती हैं दो चीजें, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस। At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, क्या बोली ये रिएक्शन, कि जब किसी सेल ने ऑक्सीजन को लिया फूड का ऑक्सीडेशन करने में और क्या रिलीज कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे एंटर करेगी, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से कहाँ जाएगी, आरबीसी में। CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड,
कहाँ पे गई? आरबीसी एंड प्लाज्मा में, एंड फॉर्म HCO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयंस। एट द एल्वुलर साइट वेयर PCO2 इज लो, एल्वुलर साइट पे जाते जाते क्या होगा? PCO2 कम हो जाएगा। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो भी रिएक्शन हुआ है ये ऑपोजिट हो जाएगा, यहां से फिर ये बनेगा और यहां से फिर ये बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री कर देगा। ये पूरा रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2, यानी कि दोबारा से CO2 और H2O बन जाएंगे। The CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released as कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड ने कॉम्प्लेक्स बनाया है वो पूरी फ्री हो जाएगी और एल्वियोलाई तक आ जाएगी और हम उसको एक्सेल कर देंगे। एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई इज रिलीज्ड आउट। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है? 4 ml टू द एल्वियोलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस तरीके से ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंट थी उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस पूरे रिएक्शन को एक बार फिर से हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि बाइकार्बोनेट कैसे बने, बाइकार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बने और किस तरीके से क्लोराइड आया, क्लोराइड शिफ्ट हुई। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ने से पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू ने बनाई है वो टिश्यू किसको दे देंगे? ब्लड को दे देंगे। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलेबिलिटी ज़्यादा है बट उस सॉलेबिलिटी के कारण वो 7% ही जा पा रही है, बाकी वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी वो मैकेनिज्म हमें समझना है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए बॉडी सेल्स हैं। इन बॉडी सेल्स ने क्या किया? ऑक्सीजन यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। किसको रिलीज कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। अब जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है दैट इज ब्लड, क्योंकि ब्लड की सहायता से ही कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। बिना ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे जो ब्लड वाला पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्लड में दो पोर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में और एक हम पढ़ेंगे आरबीसीज के बारे में। तो यहाँ पे हमें दो पोर्शन बनाने जरूरी हैं। तो यहाँ पे ये आरबीसी बना दी है। आरबीसी इसलिए बड़ी बनाई है क्योंकि आरबीसी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। जितने भी रिएक्शंस हैं वो क्या बना रहे हैं, इसीलिए आरबीसी एक सेल को बड़ा बनाना जरूरी था। आरबीसी के बाहर वाला जो पार्ट है दैट इज प्लाज्मा पार्ट। तो सबसे पहले इनको हम लेबल कर देते हैं। दिस इज द प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड, दिस पार्ट, एंड दिस वन इज द आरबीसी। ये जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं आरबीसी। ध्यान से समझने वाली बात है कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मौजूद है? सेल्स के अंदर है। सेल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया और सेल से रिलीज होकर यानी कि टिश्यू से अब वो कहाँ पे आ गई? ब्लड में आ चुकी है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होके प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी। किसमें डिसॉल्व होगी? प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी और प्लाज्मा में डिसॉल्व होके रिलीज हो जाएगी, एल्वियोलाई में चली जाएगी और एल्वियोलाई से हम उसको एक्सेल आउट कर देंगे। ये तो कहानी हुई 7% की। अब बहुत सारी और भी तो बची है। 93% है अभी। 93% बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पे बात करेंगे हम 70% कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की। सबसे पहले
कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, पहले तो आएगी प्लाज्मा में, प्लाज्मा से वो आके डिफ्यूज हो जाएगी आरबीसी में, कहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगी, वो आरबीसी में डिफ्यूज हो जाएगी। डिफ्यूज होने का रीजन ये है कि आरबीसी में उसको मिलेगा एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये एंजाइम क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके बनाएगी कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये स्टेबल नहीं है। दूसरा, ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हुआ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ, वो एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। अब यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है दैट इज H2CO3 नेगेटिव, ये कार्बोनिक एसिड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये तुरंत टूट जाएगा और टूट के ये बनाएगा H पॉजिटिव आयन एंड HCO3 नेगेटिव आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बना देगा। ये क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या है कि जो कार्बोनिक एसिड है उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, वो तुरंत टूट के बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन बना लेगा, यानी कि हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया। अब यहाँ से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में डिफ्यूज होती जा रही है, आरबीसी में जाती जा रही है, लगातार कार्बोनिक एसिड बन रहा है और कार्बोनिक एसिड बना रहा है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि आरबीसी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बाइकार्बोनेट का बढ़ रहा है। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो जो चीजें हैं वो मूव करती हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि ये जो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट आरबीसी से निकल के नॉर्मल डिफ्यूजन से चला जाएगा प्लाज्मा में। तो ये आरबीसी से निकल के कहाँ चला गया, ये प्लाज्मा में चला गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला गया। अब यहाँ पे जब इसका मूवमेंट हुआ तो इसके मूवमेंट की वजह से आयनिक बैलेंस यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, पीएच डिस्टर्ब हो गया। किसका, आरबीसी का, और प्लाज्मा में गया तो प्लाज्मा का, यानी कि ब्लड का जो पीएच है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। ऐसा ना हो, इस चीज को कंपनसेट करने के लिए प्लाज्मा में मौजूद है नमक, दैट इज NaCl, जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पे NaCl जो प्रेजेंट है ये टूटेगा और बनाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। NaCl जो है वो टूट गया और किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब प्लाज्मा में सोडियम फ्री हो चुका है और प्लाज्मा में आ चुके हैं बाइकार्बोनेट आयंस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम और ये बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब ये चीज यहाँ पे जो हमने है पढ़ी, वो यहाँ पे क्या होगा, CO जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे फ्री हो गया है क्लोराइड, यहाँ पे क्या फ्री हो गया है, क्लोराइड। अब जब HCO3 नेगेटिव यानी कि जब बाइकार्बोनेट बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। इसी चीज को मैनेज करने के लिए क्लोराइड अंदर आएंगे
और जब क्लोराइड अंदर आएंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिस्टोर हो जाएगी, यानी कि जो आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा दोनों जगह का। दोनों जगह का मतलब है प्लाज्मा का भी और आरबीसी का भी, यानी कि कंप्लीट ब्लड का आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पे जो क्लोराइड आयन अंदर आए हैं, क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी में आए हैं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड का आना किसके रेफरेंस में आना, बाइकार्बोनेट की वजह से अंदर आना, क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर गए हैं तो उस कमी को भरपाई करने के लिए कौन आ गए हैं, क्लोराइड आयन अंदर आए हैं। तो ये कहलाता है क्लोराइड इनफ्लक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड इनफ्लक्स। इसको क्लोराइड इनफ्लक्स बोला जाता है, इसको क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड इनफ्लक्स, और क्या बोला जाता है इसको, हैम्बर्गर शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिनन। इसको हैम्बर्गर फिनोमिनन या हैम्बर्गर शिफ्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जिसने इसको डिस्कवर किया था या इस शिफ्ट को समझाया था उन साइंटिस्ट का नाम था हैम्बर्गर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि हाइड्रोजन आयंस भी तो ज़्यादा थे, वो क्यों नहीं गए बाहर, केवल बाइकार्बोनेट ही क्यों गए, और यहाँ पे सोडियम भी तो फ्री हो गए थे, वो क्यों नहीं आए अंदर, केवल क्लोराइड ही क्यों आए, यानी कि केवल नेगेटिव आयंस का ही एक्सचेंज क्यों हुआ। ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। इस डोनन मेम्ब्रेन से केवल नेगेटिवली चार्ज आयन ही पास हो सकते हैं, इसीलिए बाइकार्बोनेट बाहर निकले और कमी को पूरा करने के लिए, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयंस अंदर आ गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रही। अब यहाँ पे क्लोराइड आयन अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री है, हाइड्रोजन को फ्री नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो पीएच लेवल को चेंज कर देता है, क्योंकि ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा होंगे तो पीएच चेंज होगा। इस पीएच को मैनेज रखना है और इसको मैनेज रखने के लिए यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन काम करता है। तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज HbO2, ये वीक एसिड की तरह काम करता है और वीक एसिड की तरह काम करने का इसका रीज़न क्या है कि ये ब्लड में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो फॉर्म है इसका पोटेशियम के साथ, यानी कि पोटेशियम के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में ही ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्लड में जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में होता है, तो वो फॉर्म है HbO2 का फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है पोटेशियम आयन के साथ। अब यहाँ पे क्या है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जब तक हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स बना रहेगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाइंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि अगर पार्शियल प्रेशर 40 है ऑक्सीजन का तो भी 75% सैचुरेशन होता है, बट फिलहाल इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़ने के लिए ऑक्सीजन को हटना ही पड़ेगा हीमोग्लोबिन से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे के HbO2 को डिसोसिएट होना होगा और ये डिसोसिएट हो जाएगा KHb+O2 में, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड होना है हीमोग्लोबिन से। अब यहाँ पे KH भी है, यानी कि अभी भी पोटेशियम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे KHb को ले लेते हैं।
और इस KHB को हम जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे KHB भी डिसोसिएट होना ज़रूरी है, तो ये डिसोसिएट होके बना देता है K पॉजिटिव आयन और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अलग हो गया। अब ये हीमोग्लोबिन अलग हुआ है तो ये काम की चीज़ है RBC के लिए, क्योंकि RBC में मौजूद है हाइड्रोजन आयन जो कि pH बदल सकते हैं। pH ना बदले इसीलिए तुरंत हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयंस को पकड़ लेता है। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन चलता है और इस रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके यहाँ पे बनेगा HHB। क्या बनेगा? HHB। दिस इज हीमोग्लोबिनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया, यानी कि जो हाइड्रोजन फ्री घूम रहे थे आरबीसी में वो हीमोग्लोबिन के थ्रू पकड़ में आ गए। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो आ ही रही है लगातार टिश्यूज से। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? क्योंकि 70% बाइकार्बोनेट के साथ एसोसिएट हो चुकी है, 7% डिसॉल्व्ड प्लाज्मा में पास हो चुकी है, बट अभी भी 23% बाकी है। तो उस 23% का क्या होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो 23% है ये भी कहाँ से आ रही है? ये भी आ रही है टिश्यू से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन कर दें 23% कार्बन डाइऑक्साइड आ गई टिश्यू से बची हुई। अब ये 23% क्या करेगी? ये HHB से रिएक्ट करेगी और HHB से रिएक्ट करके ये बनाएगी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी ये? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया, यानी कि HHBCO2 ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? HHBCO2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 23% यहाँ पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ है। बाकी किस फॉर्म में है? बाकी प्लाज्मा में मौजूद है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और 7% तो एक्सेलेशन के लिए जा चुकी है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो रास्ता है अभी भी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि अभी भी ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्री फॉर्म में नहीं है। इसको फ्री फॉर्म में लाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से कहाँ हो रहा है? ये टिश्यू से हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, यानी कि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जा रही है, ब्लड ने इसको पकड़ लिया है। ब्लड में जो प्लाज्मा है, जो आरबीसीज हैं, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कब होगा? जब वो फ्री फॉर्म में होगी, यानी कि अलग होगी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे रिएक्शंस पढ़े, बट एक आयन अभी भी बाकी है, क्लोराइड आयन। अब इस क्लोराइड आयन का क्या होगा? ये जो क्लोराइड आयन है ये किसके साथ बाइंड करेगा? ये जो क्लोराइड आयन है ये बाइंड करेगा पोटेशियम के साथ, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम फ्री हो चुका है। तो ये जो फ्री पोटेशियम है इसके साथ बाइंड करेगा और यहाँ पे बना लेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखने वाली बात है कि सारे रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। सारे रिएक्शन रिवर्सिबल है का मतलब क्या है कि अभी जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए हो रहे हैं, और बाद में जो रिएक्शंस होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए होंगे, और सारे रिएक्शंस उल्टे चलेंगे। तो यहाँ पे ये जितने भी रिएक्शंस आप देख रहे हैं ये सारे रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगे। ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज। अब हम पढ़ेंगे एल्वियोलर लेवल पे कैसे होता है।
तो जब हम एल्वियोलर लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज या ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो सारा जो रिएक्शन है वो उल्टा होगा। अब वो कैसे होगा वो हल्का सा ओवरव्यू से समझें। यहां पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो बनी थी वो टूट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, एल्वियोलाई में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हीमोग्लोबिनिक एसिड था, ये हीमोग्लोबिनिक एसिड हमेशा इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये टूटेगा, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन और हीमोग्लोबिन में टूटेगा। ये टूट गया। हीमोग्लोबिन को अब मिल चुका है ऑक्सीजन, इसने तो छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, और जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिला तो ये भूल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड करने की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भूल के किससे बाइंड करेगा? ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन से बाइंड करेगा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब क्या करेगा, किस फॉर्म में रहता है ये रहता है पोटेशियम के साथ, पोटेशियम से एसोसिएटेड, तो यहाँ पे पोटेशियम से जुड़ेगा। पोटेशियम कहाँ से आया? KCl से आया, KCl टूटेगा। जो रिएक्शन पहले पढ़ी थी सारी रिएक्शन रिवर्स होंगी, KCl टूट के K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनाएंगे। अब ये जो क्लोराइड है यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं, ये बाहर चले जाएंगे। जब क्लोराइड आयन बाहर निकले तो कहलाएगी रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। बाहर निकलना इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट या इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड। अब यहाँ पे जब क्लोराइड आयन आए तो क्लोराइड आयन जो है अकेले तो रहेंगे नहीं, इनको सोडियम की जरूरत है। सोडियम कहाँ से मिलेगा? सोडियम मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा, बनाएगा सोडियम और बाइकार्बोनेट। यहाँ पे दोनों टूट गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम तो क्लोराइड से बाइंड कर जाएगा और बना देगा NaCl, यानी कि प्लाज्मा में फिर से नमक बन गया, NaCl बन गया। अब यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट थे वो बाइकार्बोनेट फिर से RBC के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि हमने क्लोराइड बाहर निकाल दिया है। इसकी भरपाई को पूरा करने के लिए यहाँ पे आएंगे बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन से जुड़ेंगे। हाइड्रोजन कहाँ से आया? हाइड्रोजन आया हीमोग्लोबिनिक एसिड के टूटने से। हाइड्रोजन के साथ जुड़ के ये फिर से बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड फिर से टूट के बनाएगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो चुकी है। 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से फ्री हो गई और 70% फ्री हो गई किससे? बाइकार्बोनेट से, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी चीज को एक बार फिर से डायग्रामेटिकली समझें तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ब्लड वाला पार्ट, ब्लड वाले पार्ट के साथ अब एल्वियोलाई में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो एल्वियोलाई वाला पार्ट बना लेते हैं। ये एल्वियोलाई वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया है। क्लियर? यहाँ पे अब आरबीसी में सारे रिएक्शंस हो रहे हैं तो आरबीसी वाला पार्ट बनाना जरूरी है। डिस्कॉइडल शेप होती है आरबीसी, तो आरबीसी वाला पार्ट बना लिया है। ये वाला पार्ट प्लाज्मा पार्ट है। तो अब रिएक्शंस को थोड़ा सा दोबारा से समझें। हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से, दैट इज HBCO2 से। जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है ये क्या होगा? ये डिसोसिएट होगा। पहले तो बना था पहले वाले रिएक्शन में, अब ये टूटेगा, यानी कि उल्टा चलेगा रिएक्शन। टूटेगा तो बना देगा ये HHB प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड अब हो चुकी है फ्री। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो चुकी है
ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाएगी और एल्वियोलाई से हम इसको एक्सेल कर देंगे। कितनी परसेंट है? 23%। कितनी परसेंट थी? 23%। ये एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? ये एल्वियोलाई लेवल पे हो रहा है। ये एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? एल्वियोलाई के लेवल पे हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात ये है। अब यहाँ पे जो हीमोग्लोबिनिक एसिड है HHB जो है, ये भी डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होके ये बनाएगा हाइड्रोजन आयन और हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई तक जा रही है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव हुआ था? टिश्यू से। टिश्यू से रिसीव होके हार्ट को दिया गया था। हार्ट ने क्या किया? उसको लंग्स तक पहुंचाया। तो जब ये रिएक्शन लंग्स तक जा रहा है तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तुम जाओ, और ये जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। रीजन बीइंग क्या है कि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिव। तो यहाँ पे ये अलग हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसको अब किसको अट्रैक्ट करना है? ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएटेड रहता है के पॉजिटिव के साथ। ये सारी बातें हम पिछले वाले फ्लो चार्ट में कर चुके हैं, क्योंकि इसी फॉर्म में ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड में वो किस फॉर्म में होता है? KHbO2 की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हर चीज क्या हो चुकी है? हर चीज यूज में आ चुकी है। बचा क्या? यहाँ पे बच गए हाइड्रोजन आयन। कौन बच गया? हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे K पॉजिटिव आयन कैसे आया? KCl से आया। KCl भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। KCl बना था K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वजह से जब क्लोराइड अंदर आए थे। तो यहाँ पे जब क्लोराइड अंदर आए थे तो उन्होंने पोटेशियम के साइड बाइंड किया था और बन गया था KCl। अब ये फिर से डिसोसिएट होगा और बन जाएगा K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये K पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ गया है। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव बचा है, यानी कि दो चीजें अभी भी बची हैं। कौन कौन सी? एक तो बचा है H पॉजिटिव और दूसरा बचा है Cl नेगेटिव। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर H पॉजिटिव आयन खुले छूट गए तो ये pH को बदल देंगे। अब इसको फिर से मैनेज करना है। पहले मैनेज करने के लिए हीमोग्लोबिन आ गया था, अब क्या होगा इसका? अब यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन आयन को मैनेज किया जाएगा और मैनेज करने के लिए फिर से प्लाज्मा की मदद ली जाएगी। और वहीं जो एक क्लोराइड बने हैं ये बहुत ज़्यादा बन गए हैं। अब ये ज़्यादा बनने की वजह से ये बाहर को निकलेंगे, यानी कि जब ये क्लोराइड आरबीसी से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने को हम कहेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको? रिवर्स क्लोराइड। यानी कि पहले तो आए थे प्लाज्मा से आरबीसी में आए थे तो क्लोराइड शिफ्ट हुई थी, अब पीछे जा रहे हैं, दोबारा से जहां आए थे वहीं जा रहे हैं, तो रिएक्शन रिवर्स हो गया, फिर से प्लाज्मा में आ गए, तो इसको कहेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। या इसको बोल सकते हैं क्लोराइड इफ्लक्स, या इसको बोल सकते हैं क्लोराइड इफ्लक्स। इफ्लक्स होता है बाहर निकलना आयंस का, या किसी भी चीज का बाहर निकलना इफ्लक्स कहलाता है, एग्जिट होना। तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हुई, क्लोराइड बाहर निकल गए। अब ये जो क्लोराइड बाहर निकले हैं ये क्या करेंगे? यहाँ पे इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें फिर से मदद लेनी पड़ेगी सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो यहाँ पे प्लाज्मा में NaHCO3 बन चुका था। ये पहले वाली रिएक्शन में हम पढ़ चुके थे कि कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का बनना जरूरी था। अब रिएक्शन जो जा रहा है वो एल्वियोलाई के पास जा रहा है।
अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री करवाना पड़ेगा, तो फ्री कैसे करवाएंगे? तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये फिर से रिवर्स होगा, Na पॉजिटिव अलग होगा और HCO3 नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे। पहले तो बने थे, अब डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट होने के दो फायदे हैं, क्योंकि ये जो क्लोराइड आयन आरबीसी से निकला है, इसके निकलने की वजह से यहाँ पे आयनिक बैलेंस चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी को ही मैनेज करेगा बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो केवल नेगेटिव आयंस को ही परमिशन देती है, तो जितना क्लोराइड निकला है उतना ही बाइकार्बोनेट अंदर आएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो बाइकार्बोनेट है ये एंटर कर जाता है आरबीसी में, ये आरबीसी में एंटर कर गया। अब यहाँ पे ये जो क्लोराइड है ये बाहर निकल ही चुका था, यहाँ पे सोडियम फ्री हो चुका है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके फिर से बना लेता है NaCl, यानी कि जो नमक था प्लाज्मा का वो दोबारा से बन गया। कॉमन सॉल्ट जो प्लाज्मा में रहता है वो दोबारा से रिस्टोर हो गया, रिस्टोरेशन भी कहते हैं इसको। अब यहाँ पे जो ये बाइकार्बोनेट है इनका क्या होगा? ये जो बाइकार्बोनेट हैं इनका क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं कि अंदर आ चुके हैं, प्लाज्मा से आरबीसी में आ चुके हैं, क्योंकि क्लोराइड आयन बाहर जा चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन अभी भी फ्री घूम रहा है। इस हाइड्रोजन को मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन को पकड़ते जाएंगे, और जैसे जैसे हाइड्रोजन को पकड़ते जाएंगे फिर से बनेगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है दैट इज H2CO3, ये दोबारा से डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फ्री हो चुकी है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड 70% कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बाइकार्बोनेट की सहायता से यहाँ तक आई है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हम एक्सेल आउट कर देंगे। तो ये डिफरेंट तरीके हमने पढ़े। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एंजाइम करेगा, सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो भी रिएक्शन होगा वो कौन करेगा? यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यानी कि रिवर्स भी वही करेगा, बनाने का काम भी वही करेगा। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई कि 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से हुआ, 70% हुआ बाइकार्बोनेट की मदद से, और बचा हुआ जो 7% है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में 7% जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे 100% कार्बन डाइऑक्साइड जो है, बेसिकली अगर इस रिएक्शन के बिहाफ समझे तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनी वो सारी की सारी हमने एलिमिनेट कर दी। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिएक्शंस हैं। तो इन रिएक्शंस को आपको याद रखने का केवल एक ही ट्रिक है कि आप एक बार इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के याद रखें, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो जो दूसरे रिएक्शंस होंगे उसमें सारी चीज़ें टूटेंगी, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, कौन से आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।